हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जब हमारी ग्रामीण विकास वाली वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने कल की क्लास में इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को देखा था, उसका सेकंड पार्ट था। आज की क्लास में हम उसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो और प्रावधान है वो देखेंगे। जो आज की क्लास में भी हम कवर करने वाले हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, काफी डिटेल में मैंने यहाँ पर बताया है। और 2017 में जो पेपर में क्वेश्चन है तो उसके 2 क्वेश्चन आज की क्लास से कवर होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी बाहर जो कंटेंट उपलब्ध नहीं है उसको खोजबीन करके आपकी मेहनत करके आपके सामने ला रहा हूं, ताकि पेपर में आपके नंबर अच्छे बन सके। तो आप जिस दिन मैं बोलता हूं केवल उस दिन लाइक ना करें, बल्कि हर वीडियो जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसको लाइक कीजिए। आप वीडियो देखिए, आपको पसंद आ रहा तब लाइक कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको पसंद नहीं आ रहा आपको तब लाइक करने बोला जा रहा है, वो भी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको जो कंटेंट मैं दे रहा हूं वो उपयोगी लग रहा है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। और जो मैंने जहां पे कल छोड़ा था वहीं से आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम की विशेषता क्या है। इसी विशेषता से एक क्वेश्चन पेपर में आया था 2017 में। पहला पॉइंट है राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन। देखिए, जब इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चालू हुआ था उसके पहले 3 योजना अलग अलग चल रही थी। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। तो उसके अंतर्गत जो योजना का चयन होता था कि कहां पे वाटर शेड परियोजना लागू करना है, क्या करना है, उसमें राज्यों को ज्यादा पावर नहीं थी, पूरी पावर केंद्र स्तर पर रहती थी। लेकिन यहां पर क्या किया गया कि राज्यों को भी शक्तियां दी गई कि वो अपने स्तर पर वाटर शेड परियोजनाओं का चयन करे और केंद्र को फिर सूचना दे, और केंद्र वहां पर वाटर शेड परियोजना का कार्यक्रम प्रारंभ करने का पूरा प्लानिंग कर लेगा। क्लियर है? तो राज्यों को भी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। अगला पॉइंट समर्पित संस्थाएं। इसको मैंने कल की क्लास में ही बताया था कि इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, ग्राम स्तर, सब स्तर पे समर्पित संस्थाएं हैं जो इस परियोजना को यानी इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगी। आगे हम उसमें से आज कुछ पार्ट देखेंगे भी। अगला देखते हैं समर्पित संस्थाओं को वित्तीय सहायता। तो जितनी भी संस्थाएं बनी है वो बिना वित्त के तो काम नहीं कर सकती, तो इसलिए जो भी संस्थाएं चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या गांव स्तर पर बनी है, सबको वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड कराई जाएगी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला पॉइंट कार्यक्रम की अवधि 4 से 7 वर्ष। मैंने कल भी बताया था 3 चरण में बांटते हैं और 3 चरण के अंतर्गत जो कार्यक्रम है वो 4 से 7 वर्ष के अंतर्गत पूरा होता है। ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया है। अगला है जीविका अभिमुखीकरण। जैसे कि मैंने बताया भी था, इस कार्यक्रम का एक घटक के रूप में शामिल किया गया कि लोग जहां पे वाटर शेड परियोजना चल रही है या बनाई जा रही है वहां पर लोगों को रोजगार मिल सके, उनके जीविका यापन हो सके, जो भी उनके पास पैसे आ सके और आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। तो इस योजना के अंतर्गत जीविका अभिमुखीकरण का भी काम हो रहा है। अगला है सामूहिक पद्धति या क्लस्टर अप्रोच। जैसे कि मैंने बताया था, जो पहले की जितनी भी योजना थी, जो 3 योजना हम पढ़ रहे हैं, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम या राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, और तीनों के कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता था, 500 हेक्टेयर का एक क्षेत्र लेते थे, वहां पर परियोजना का क्रियान्वयन होता था। लेकिन कल भी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि 500 हेक्टेयर जितनी भी है उनका एक समूह बनाया जा रहा है। तो मिनिमम एक परियोजना का क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर, मैक्सिमम 5000 हेक्टेयर तक हो सकता है। तो जो समूह अप्रोच है उसी को क्लस्टर अप्रोच बोलते हैं। तो वही बोला सामूहिक पद्धति या क्लस्टर अप्रोच 1000 से 5000 हेक्टेयर के बीच में एक परियोजना का क्षेत्रफल होगा। अगला है वैज्ञानिक आयोजना। वैज्ञानिक आयोजना का मतलब, क्योंकि इस यहाँ पर क्या हो रहा है, गड्ढे खुद रहे, पेड़ पौधे का निर्माण किया जा रहा है, उनको उगाया जा रहा है, खाई खोदी जा रही है, तो पर्यावरण को नुकसान ना हो इसके लिए वैज्ञानिक अप्रोच भी रखना पड़ता है। वैज्ञानिकों के सलाह के अनुसार ही ये सब काम होता है। अगला देखते हैं बहुस्तरीय पद्धति। यहाँ से एडीओ 2017 का भी क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था
कि इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो बहुस्तरीय पद्धति होती है उसके कितने स्तर होते हैं। तो उसके 3 स्तर होते हैं जिसको आज हम कवर करेंगे। तो बहुस्तरीय पद्धति, आप नॉर्मल से एक सोचिए कि मैंने आपको समझाया भी था कि जो हमारा एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम है उसके अंतर्गत पहाड़ों से जो पानी आ रहा है, ठीक है, वो पानी विभिन्न स्रोत में आपस में इधर उधर बढ़ जाता है, तो वो बटे ना बल्कि एक ही जगह आकर मिले। तो इसके लिए हम ये कार्यक्रम लाए हैं। तो आप एक आसानी से सोचिए, मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ में कितने स्तर होते हैं? एक होता है टॉप स्तर। टॉप स्तर में क्या होता है, वहां से कोई भी जल का उद्गम होता है। चाहे अगर आप देखिए नदियां कहां से निकलेगी? पहाड़ों की चोटी से निकलती है, या पहाड़ों की चोटी या जंगलों से निकलती नदियां। तो अगर आप देखें तो एक हो गया पहाड़ की चोटी जहां से किसी भी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो पहला स्तर क्या हो गया? टॉप स्तर, जहां से नदियों या शिखर का स्तर जहां से नदियों का उद्गम होता है। दूसरा स्तर देखिए, ये स्तर, ये कौन सा स्तर है? ढलान वाला स्तर, जहां से नदियां निकलने के बाद प्रवाहित होकर नीचे आएंगी। तो यहां से ढलान वाला स्तर ये हो गया सेकंड स्तर। और नीचे तीसरा स्तर जो है मैदानी स्तर या समतल स्तर, क्योंकि जो ये पानी यहां पर आ रहा है नीचे, उन्हीं पानी का प्रयोग करके मैदानी क्षेत्र में कृषि होती है। तो सीधी सी बात है कि जो हमारा एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम है उसकी बहुस्तरीय पद्धति के अंतर्गत कितने स्तर होंगे? 3 स्तर। एक होगा शिखर स्तर, एक होगा आपका ढलान वाला स्तर और एक होगा मैदानी स्तर। तो शिखर, ढलान और मैदानी स्तर, तो 3 स्तर होते हैं इंटीग्रेटेड वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत। तो एक एक स्तर को हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं कि कौन से स्तर में वाटर शेड के अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम या कार्य किया जाता है। तो सबसे पहला है पर्वत। देखिए, पर्वत शिखर से घाटी तक की बहुस्तरीय पद्धति, जैसे कि मैंने पर्वत शिखर, ये आपका यहीं से पानी बह के आ रहा है, ये पूरी घाटी का निर्माण करता है। तो पर्वत शिखर से घाटी तक की बहुस्तरीय पद्धति जिसके 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर क्या है? उद्गम, या पर्वत से या वनी क्षेत्र से। अगर कोई भी नदियों का उद्गम देखें, या तो पर्वत से होगा या वन क्षेत्र से होता है, तो ये होता है उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल में क्या क्या कार्य किए जाएंगे? इस पद्धति के अंतर्गत ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में जहां तक संभव ऐसे क्षेत्र का पता लगाना, यानी सबसे पहले ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा जहां से जल का उद्गम हो रहा है, चाहे वो नदी का जल ही क्यों ना हो। तो जो नदी जल का उद्गम हो रहा है, जहां से नदियां निकल रही, उसका सबसे पहले पता लगाना। अब देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो पहाड़ों में ऐसे करके जो चोटियां रहती है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक कोई ना कोई झील होती है। कई नदियां क्या होती है, ये जल ग्रहण क्षेत्र टॉप में ही रहता है उनका, और यही जल जो है धीरे धीरे नीचे आते हैं यहीं पर और नदियों का निर्माण हो जाता है। तो यानी कई आप देखे होंगे, जैसे पढ़ते हम शेषनाग झील से नदी का उद्गम होता है, ठीक है, तो राकस्थल झील से नदी का उद्गम होता है, ये सब हम पढ़ते हैं ना, सतलज नदी, ये सब। तो वो झील से उद्गम हो रहा है, उसका मतलब क्या है? एक पानी का जल ग्रहण क्षेत्र है, वो है टॉप में। तो टॉप में अगर पानी का जल ग्रहण क्षेत्र है, तो अगर आप देखेंगे तो आप उत्तराखंड में भी आप देखें तो टॉप में जो है यहाँ पर हम कुछ डैम का निर्माण कर देते हैं, या उसका एक स्थल ऐसा बना देते हैं कि वो जल ग्रहण क्षेत्र वहां पर बना रहे, एक साथ पानी पूरा नीचे ना आए। देखेंगे उत्तराखंड में क्या हुआ था, जब वो यहाँ पर टॉप में पूरा पानी को रोकने की व्यवस्था थी, जब ये क्रैक हो गया तब पूरा जल नीचे आ गया और सैलाब आ गया। अब देखें उत्तराखंड में वही हुआ था। तो वैसे ही यहाँ पर वाटर शेड के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, जो टॉप लेवल में है, जहां पे नदियों का उद्गम होता है, जो शिखर है, शिखर में अगर यहाँ पे जल ग्रहण क्षेत्र है तो उसको वहां पे रोका जाएगा पानी को, कि पूरा पानी एक साथ स्पीड से नीचे कभी भी ना जाए। तो ये शिखर स्तर पर यही काम होता है कि इस पद्धति के अंतर्गत ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में जहां तक संभव हो ऐसे क्षेत्र का पता लगाना और पर्यावरण व वन मंत्रालय या राज्य वन कार्यक्रम की सहायता से कार्य आरंभ करना, यानी वहां पर पानी को स्टोर करना कि पूरा पानी एक साथ नीचे ना जाए। नहीं तो नीचे अगर एक साथ पानी चला जाएगा, एक तो पानी की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी, रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी तो पानी जो हम यूज कर सकते हैं यूज नहीं होगा, बल्कि बह जाएगा तेजी से। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पानी को एनिकेट क्यों बनाते हैं, कि पानी एक जगह रुक जाए और वो रिस कर जमीन पर जाता जाए, जिससे आसपास के क्षेत्र में भूगत जल, जो भूमिगत जल है, उसका स्तर बढ़ जाए।
तो यहाँ पर भी कि पानी एक साथ नीचे ना आए, उसको स्टोर कर देते हैं, वहां पे दीवारें बना देते हैं डैम टाइप का, कि पानी वहां से, और एक जगह खाली रखते हैं, वहां से धीरे धीरे पानी नीचे आता रहता है और नदियां बन जाती है। ठीक है, अगला स्तर है दूसरा स्तर या मध्यवर्ती स्तर। इसमें क्या होता है, ढलान वाले क्षेत्र जो ठीक कृषि भूमि के ऊपर होते हैं, नीचे कृषि भूमि होती है, ये होता है ढलान वाले क्षेत्र। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि वाटर सेट के अंतर्गत क्या कर रहे हैं कि इनके ढलाने तीव्र ना हो, इसलिए सीढ़ी नुमा ढलाने कर दे रहे हैं। ये आपको बताया था मैंने कल भी कि सीढ़ी नुमा ढलान कर दे रहे हैं। तो सीढ़ी नुमा ढलान होने से क्या होगा, पहली चीज, ये इस प्रकार का क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, पाट प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि वहां ऐसी ढलान होती है, सीढ़ी नुमा होती है। और यहां पर आपको पता ही है पाट प्रदेशों में किसकी खेती होती है, बागवानी फसल की। ठीक है, अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें मैन पाट या जसपुर के आसपास का जहां पाट प्रदेश है, देखें चाय कॉफी ये सब की खेती होती है वहां पर। तो यहाँ पर जो है दूसरा स्तर जो है मध्यवर्ती स्तर की जो ये पानी है, या इसको यहाँ पर जो पहाड़ है उसको सीढ़ी नुमा कर दे रहे हैं। सीढ़ी नुमा करने के कारण जो पानी एकदम तेजी से नीचे आता है और मतलब अब सीढ़ी नुमा हो जाएगा तो पानी का फ्लो कम हो जाएगा, और साथ ही साथ जो आसपास के क्षेत्र हैं जो ढलान में होते हैं वहां पर बागवानी फसल होगी और लोगों को आजीविका का साधन भी मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर पानी की भी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि पानी ढलान से नीचे जाएगा और सीढ़ी नुमा जाएगा तो पानी का फ्लो कम होगा, तो उस पानी का प्रयोग करके वो वहां पे बागवानी फसल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया ढलान वाले क्षेत्र जो ठीक कृषि भूमि के ऊपर होते हैं, ठीक कृषि भूमि के ऊपर होते हैं, वहां पे वाटर सेट प्रबंधन तकनीक के माध्यम से भूमि को विकसित करना और बागवानी का कार्य करना, जो मैंने आपको बता दिया। तीसरा चरण या मैदानी स्तर, तीसरा चरण या मैदानी स्तर में क्या होता है, श्रम प्रधान कार्य में ध्यान केंद्रित किया जाता है। श्रम प्रधान कार्य कैसे होगा, यहाँ पर गड्ढे खुदवाए जाएंगे, खाइयां बनाई जाएंगी, ताकि जो ऊपर से पानी आ रहा है वो एक जगह जाकर स्टोर हो जाए, और जब वो स्टोर से भर जाए तब उसका फ्लो चालू हो। अगर मान लीजिए एक गड्ढा ऐसे करके ऊपर से पानी आ रहा है और यहाँ पर एक गड्ढा बना देते हैं, ठीक है, या खाई बना देते हैं। अब जब पानी आ रहा है वो यहीं पर खाई में जाता रहेगा, खाई से फ्लो तब बढ़ जाएगा जब यहाँ पर पूरा पानी भर जाएगा, तब ये पानी बहने लगेगा आगे की ओर। लेकिन जब तक खाई भरेगी नहीं तब तक ये पानी नहीं बहेगा। तो यहाँ पर पानी का स्टोर करने का ही तीसरा चरण है कि वहां पर श्रम प्रधान कार्य होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनरेगा के तहत भी गड्ढा खुदवाया जाता है, ठीक है, खाइयां खुदवाई जाती हैं, ताकि पानी को एक जगह स्टोर किया जा सके और पानी जो वेस्ट हो रहा है उसको बचाया जा सके। तो ये है बहुस्तरीय पद्धति एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत। तो बहुस्तरीय पद्धति के अंतर्गत 3 चरण, एक टॉप, ये देखिए टॉप, दूसरा आपका ढलान, और नीचे जो रहता है वो समतल स्थल या मैदानी क्षेत्र जहां पर कृषि का कार्य मेन रूप से होता है। आगे हम बढ़ते हैं और मैं अब आपको बताता हूं कि ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्था, यानी ग्राम स्तर पर कैसे संस्थागत व्यवस्था है, जो कि हमने यहाँ पर एक विशेषता में पढ़ा समर्पित संस्थाएं। तो समर्पित संस्थाएं मैंने आपको बताया राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राम स्तर पर जो संस्थागत व्यवस्था होती है उसको देखेंगे, फिर आने वाली क्लास में जो है हम ये देख लेंगे बाकी जितने स्तर बचे हैं। तो कुछ हमारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि ग्रामीण विकास की क्लास कितने दिन में खत्म होगी, तो आने वाले सप्ताह में खत्म हो जाएगी। मैं पहले भी बोला था क्योंकि हमारा कंटेंट जो है बहुत सारा है, तो अभी पेपर में टाइम है आपका कंटेंट आपका पूरा आ जाए, यानी पूरी चीज कोई छूटे ना, इसलिए भले समय लग रहा है लेकिन आपका जो कंटेंट है वो पूरा रहेगा, उससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बस रिवीजन करते रहिए। क्लियर है? तो आने वाले 7 से 8 क्लास में इसको भी हम खत्म कर लेंगे पूरा, मतलब हमारा ग्रामीण विकास। तो ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्था क्या है, तो उसके अंतर्गत देखते हैं ग्राम स्तर पर सबसे पहले बनाए जाते हैं स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह जिनको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो स्व सहायता समूह के अंतर्गत हम पॉइंट पढ़ लेते हैं वाटर सेट समिति। आगे हम पढ़ेंगे कि वाटर सेट समिति क्या है, वो भी पढ़ेंगे। वाटर सेट समिति वाटर सेट विकास दल की सहायता से गरीब, छोटे व सीमांत किसान के परिवार, भूमिहीन गरीब, खेतीहर मजदूर, महिलाएं, चरवाहा, SC/ST के व्यक्तियों में से, यानी इनको मिलाकर एक स्व सहायता समूह बनेगा। एक नहीं ज्यादा बनेंगे, लेकिन एक स्व सहायता समूह, यानी आपको बोल रहा हूं स्व सहायता समूह का निर्माण किनको मिलकर किया जाएगा, जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन है, ठीक है, महिलाएं हैं, SC/ST है, खेतीहर मजदूर है, इन सबको मिलाकर स्व सहायता समूह बनाया जाएगा।
ये स्व सहायता समूह का निर्माण कौन कर रहा है? वाटर शेड समिति कर रही है। किसके सहयोग से? वाटर शेड विकास दल के सहयोग से। तो याद रखिएगा, पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत स्व सहायता समूह का निर्माण कौन करता है? तो स्व सहायता समूह का निर्माण वाटर शेड समिति करेगी। और वाटर शेड समिति किसके सहयोग से करेगी? वाटर शेड विकास दल के सहयोग से करेगी। इस चीज को याद रखना है। अगला पॉइंट, इसमें जो स्व सहायता समूह है, इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है, जो ये सब लोग के नाम बताए गए, जो जो कैटेगरी, उन लोगों को शामिल किया जा रहा है जिनकी जीविका वाटर शेड क्षेत्र पर निर्भर है। यानी इनकी जो आजीविका का साधन है वो उस वाटर शेड जहां पर बनाया जा रहा है उसी पर निर्भर है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि ये लोग जो है, अगर वहां पे वाटर शेड का निर्माण किया जा रहा है तो ये लोग उसी पर निर्भर हैं मुख्य रूप से। ठीक है, यानी उस वाटर शेड बनने के बाद वहां से ये रोजगार पाएंगे। क्लियर है? मतलब रोजगार अभी भी उस क्षेत्र से पा रहे हैं, लेकिन वाटर शेड बनने के बाद उससे और रोजगार पाएंगे। क्लियर है? तो जिनकी जीविका वाटर शेड क्षेत्र पर ही निर्भर है, यानी ये ऐसे काम करते हैं जहां पर वाटर शेड, जैसे मैं बोल रहा हूं बागबानी का निर्माण किया जाएगा, तो इसमें ऐसे लोग को स्व सहायता समूह में शामिल करेंगे जो बागबानी का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जीविका जो है वाटर शेड क्षेत्र पर ही निर्भर होती है, उनको ही मिलाकर स्व सहायता समूह बना रहे हैं। अगला पॉइंट, प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप को नोडल मंत्रालय द्वारा परिक्रामी या चक्रीय निधि उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो हमारा स्व सहायता समूह बन रहा है, नोडल मंत्रालय क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इन समूहों को चक्रीय निधि यानी परिक्रामी निधि उपलब्ध कराई जाएगी। हर क्षेत्र के लिए अलग है, इसलिए हम यहाँ पर राशि का मेंशन नहीं किए हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को परिक्रामी यानी चक्रीय निधि भी मिलती है। इसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनके आजीविका का साधन वही वाटर शेड पर ही निर्भर है, चाहे वो बागबानी का काम कर रहे हो, पेड़ उगाने का काम कर रहे हो, वन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यानी वो उनकी आजीविका वहीं पर निर्भर है। तो ऐसे लोगों को मिलाकर स्व सहायता समूह बनाया जाएगा। स्व सहायता समूह बनाएगा कौन? वाटर शेड समिति बनाएगी। किसके सहयोग से? वाटर शेड विकास दल के सहयोग से। इनको हम आगे पढ़ेंगे भी। अगला है प्रयोक्ता समूह, यानी ग्राम स्तर पर स्व सहायता समूह भी बनेगा। सेकंड है प्रयोक्ता समूह। प्रयोक्ता का इंग्लिश वर्ड होता है यूजर्स ग्रुप। ठीक है, यानी प्रयोक्ता समूह के इंग्लिश में बोलते हैं यूजर्स ग्रुप। तो अब सीधी सी बात है कि अगर वाटर शेड का निर्माण हो जाता है, तो वाटर शेड का निर्माण होगा तो वहां पर इकट्ठा क्या हो रहा है? वाटर ही तो इकट्ठा हो रहा है, पानी ही तो इकट्ठा हो रहा है। तो पानी का प्रयोग कौन करेगा? किसान करेंगे। यानी कि किसान क्या हो गए? यूजर हो गए। तो प्रयोक्ता समूह में वही लोग शामिल होंगे जो वाटर शेड बनने के बाद वहां के पानी का प्रयोग करके लाभ पाएंगे। तो कौन लाभ पाएगा? जिनके पास जमीन होती है, जिनके पास कृषि की भूमि होती है। तो जो जिनके पास कृषि की भूमि है, जो किसानी का काम करते हैं, जिनके पास स्वयं के बड़े बड़े खेत हैं, वही शामिल होंगे प्रयोक्ता समूह यानी यूजर्स ग्रुप में। याद रखिए, स्व सहायता समूह में कौन शामिल हो रहा है? भूमिहीन, छोटे सीमांत किसान जो बहुत छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, भूमिहीन लोग, SC ST, खेतीहर मजदूर जो खेत में काम करते हैं। लेकिन यहां पर कौन शामिल हो रहा है? जिनके पास वास्तविक रूप से जमीन है। यहां पर भूमिहीन है, यहां पर भूमि के साथ वाले व्यक्ति जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जो वाटर शेड बनने के बाद उस वाटर शेड में जो पानी आएगा उस पानी का प्रयोग करके सिंचाई का काम करेंगे, तो वो शामिल होंगे प्रयोक्ता समूह में। तो वाटर शेड समिति वाटर शेड विकास दल की सहायता से वाटर शेड क्षेत्र में प्रयोक्ता समूह का गठन करेगी। यानी यहां पर भी गठन कौन कर रहा है? वाटर शेड समिति वाटर शेड विकास दल के सहयोग से। इनका भी वही है, वाटर शेड समिति वाटर शेड विकास दल के सहयोग से। अंतर केवल यहाँ पे भूमिहीन लोग हैं, यह छोटे किसान है, और यहाँ पर बड़े किसान है जिनके पास ज्यादा जमीन होती है। इसमें वाटर शेड क्षेत्र में भूमि जोत रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें वाटर शेड बनने से प्रत्यक्ष लाभ होगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर वाटर शेड बन गया, पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए करेंगे, तो भूमि जोत रखने वाले व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। अगला पॉइंट, यह समूह ग्राम पंचायत व ग्राम सभा के सहयोग से परियोजना के अंतर्गत सृजित सभी संपत्तियों के प्रचालन व अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी आप ये बोल लीजिए, वाटर शेड के अंतर्गत जो भी इस वाटर शेड का निर्माण किया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत, तो वाटर शेड जब बन गया
तो वाटर सेट के पानी का प्रयोग कौन कर रहा है? यही किसान कर रहे हैं, भूमि जोत वाले। तो सीधी सी बात है, अगर कोई वाटर सेट का निर्माण हो जाता है तो प्रयोक्ता समूह में शामिल कौन हो रहा है? वही भूमि जोत वाले ही व्यक्ति शामिल हो रहे हैं जो वाटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो उन्हीं का अधिकार या उन्हीं का कर्तव्य है कि वो वाटर सेट परियोजना जो बन गई है उसकी वो रक्षा करे, यानी उसको जो अनुरक्षण करे, यानी उसकी रक्षा करे। वो किसके सहयोग से? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के सहयोग से। तो यह समूह यानी प्रयोक्ता समूह जो है, जो वाटर सेट परियोजना बन गई है जिसका लाभ उनको मिलेगा कि वो सिंचाई का पानी ले पाएंगे, तो उसकी रक्षा करने का अधिकार किसके पास है? इन्हीं प्रयोक्ता समूह के पास है, या उनका कर्तव्य है कि वो उसकी रक्षा करेंगे जो वाटर सेट बना है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, वाटर सेट समिति। तो वाटर सेट समिति का क्वेश्चन आया था एडीओ 2017 में। क्लियर है? तो वाटर सेट समिति, क्योंकि हमने यहां पर पढ़ा कि वाटर सेट समिति वाटर सेट विकास दल की सहायता से स्व सहायता समूह भी बना रहे हैं, प्रयोक्ता समूह यानी यूजर्स ग्रुप भी बना रहे हैं। तो अब वाटर सेट समिति क्या होती वो हम देख लेते हैं। तो वाटर सेट समिति के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा था एडीओ 2017 में। तो वाटर सेट समिति क्या है? ग्राम सभा वाटर सेट विकास दल की सहायता से इस परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु गांव में वाटर सेट समिति का गठन करेगी। याद रखिए, वाटर सेट समिति का गठन कौन करेगा? ग्राम सभा करेगी, वाटर सेट विकास दल के सहयोग से। पेपर में यही क्वेश्चन भी आया था, पॉइंट वाइज क्वेश्चन था, ABCD इनमें से क्या गलत है वो पूछा था वाटर सेट समिति के बारे में क्या गलत है। ठीक है, तो ये पॉइंट पूछा था। तो इसमें याद रखिएगा कि वाटर सेट समिति का गठन कौन करता है? ग्राम सभा करती है। किसके सहयोग से? वाटर सेट विकास दल के सहयोग से। अगला पॉइंट, इस समिति को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कराया जाना होगा। यानी वाटर सेट समिति जो ग्राम सभा बनाएगी उस समिति का पंजीकरण होगा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत। अगला पॉइंट, ग्राम सभा गांव के किसी सुयोग्य व्यक्ति को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी। यानी ग्राम सभा अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति को चुनेगी और इस वाटर सेट समिति का अध्यक्ष बनाएगी, जो उस काम को करने के लिए सक्षम होता है उसी व्यक्ति को। क्लियर है? तो ग्राम सभा गांव के किसी सुयोग्य व्यक्ति को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी। ये पॉइंट याद रखना है। पिछले बार जब क्वेश्चन में आया था तो ग्राम सभा की जगह ग्राम पंचायत लिख के दिया था कि ग्राम पंचायत समिति के अध्यक्ष को निर्वाचित करता है, वो गलत था। ठीक है, वही पॉइंट गलत है। याद रखिए, ग्राम सभा ही अध्यक्ष को निर्वाचित करेगी। अगला पॉइंट, वाटर सेट समिति का सचिव वैतनिक कार्यकर्ता होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो वाटर सेट समिति का सचिव होता है वो भी वाटर सेट जो हमारी ग्राम सभा होती है वही वाटर सेट समिति के सचिव को भी चुनती है, और वो जो सचिव जिस व्यक्ति को भी बनाया जाएगा उसको वेतन मिलेगा। ये याद रखना कि वाटर सेट समिति का सचिव वैतनिक कार्यकर्ता होगा, यानी उसको वेतन मिलेगा। अगला पॉइंट, वाटर सेट समिति में कम से कम 10 सदस्य होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर सेट समिति में कम से कम 10 सदस्य होंगे, जिनमें से आधे सदस्य गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप, यूजर्स ग्रुप, SC/ST, महिला या भूमिहीन व्यक्ति होंगे। यानी जो ग्राम सभा वाटर सेट समिति बनाएगी उस वाटर सेट समिति में कम से कम 10 लोग होना जरूरी है, और उन 10 लोगों में से आधे लोग जो हैं वो या तो SC/ST होने चाहिए, यानी मान लीजिए एक व्यक्ति SC/ST में से कोई एक हो गया, 2 व्यक्ति कोई स्व सहायता समूह या प्रयोक्ता समूह से जोड़ लिए, और 2 व्यक्ति या तो एक महिला हो गई या एक भूमिहीन व्यक्ति। इस तरीके से आधे सदस्य इस ग्रुप में से होने चाहिए, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, यूजर्स ग्रुप, SC/ST, महिला या भूमिहीन व्यक्ति होने चाहिए। अगला पॉइंट, वाटर सेट विकास दल का एक सदस्य वाटर सेट समिति का भी सदस्य होगा। जैसे कि मैंने बताया कि ग्राम सभा वाटर सेट विकास दल की सहायता से वाटर सेट समिति का चयन कर रही है, तो वाटर सेट विकास दल जो होगा उसका जो एक सदस्य होगा वो वाटर सेट समिति का भी सदस्य होगा। ये बोला गया। वाटर सेट विकास दल अगली क्लास में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं। अगला पॉइंट, जहां एक पंचायत में एक से अधिक गांव हो वहां परियोजना के प्रबंधन हेतु प्रत्येक गांव के लिए एक पृथक उप समिति गठित होगी। यानी एक ग्राम पंचायत में अगर एक से अधिक गांव आ रहे हैं जहां पर वाटर सेट परियोजना चल रही है, तो एक प्रमुख रूप से एक वाटर सेट समिति होगी और उसके अंडर जितने भी गांव होंगे
हर गांव में एक उप समिति बनाई जाएगी, उसका भी चयन उस गांव की ग्राम सभा करेगी। क्लियर है? मैं इसको ये पॉइंट को और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए एक गांव में जो है, मतलब एक ग्राम पंचायत में 4 गांव आ रहे हैं, 1 2 3 4, एक ग्राम पंचायत है उसमें 4 गांव आ रहे हैं, तो हर गांव की अपनी ग्राम सभा होगी। ये क्लियर है? तो जब वाटरशेड समिति का चयन किया जा रहा होगा तो ये चारों गांव मिलकर क्या करेंगे, जो चारों गांव की चारों ग्राम सभा है वो आपस में बैठेंगी और आपस में बैठकर वाटरशेड समिति का चयन कर लेगी, जिसमें 10 सदस्य मिनिमम होने चाहिए। अब क्या होगा, एक प्रमुख रूप से एक वाटरशेड समिति बन गई पंचायत के लिए। अब क्या होगा, इसके अंतर्गत क्योंकि 4 गांव आ रहे हैं तो हर गांव के लिए क्या कर दिया जाएगा, एक उप समिति बना दी जाएगी और वो चारों उप समिति किसको रिपोर्ट करेगी, जो मेन वाटरशेड समिति है पूरी चारों गांव को मिलाकर उसको। क्लियर है? तो यहां पर वही बोला गया है, जहां एक पंचायत में एक से अधिक गांव है वहां परियोजना के प्रबंधन हेतु प्रत्येक गांव के लिए एक पृथक उप समिति का गठन किया जाएगा। यानी चारों गांव की मिलाकर एक वाटरशेड समिति बनेगी, लेकिन हर गांव की एक उप समिति भी बनेगी जो किसको रिपोर्ट करेगी, हमारे वाटरशेड समिति को। और उप समिति भी कौन बनाएगा, ग्राम सभा ही बनाएगी। अगला पॉइंट, जहां एक परियोजना में एक से अधिक पंचायत शामिल होगी वहां प्रत्येक पंचायत के लिए अलग से समिति होगी। मान लीजिए कोई परियोजना क्षेत्र है, वो परियोजना क्षेत्र में 2 ग्राम पंचायत आ रही, मान लेते हैं, ठीक है। एक परियोजना क्षेत्र जैसे 500 हेक्टेयर का होता है, ऐसे ही क्योंकि इसमें समूह अप्रोच है तो एक परियोजना क्षेत्र में 1000 हेक्टेयर से 5000 हेक्टेयर आ सकते हैं। मान लेते हैं 1000 हेक्टेयर का एक परियोजना क्षेत्र चुना गया है और उस 1000 हेक्टेयर के अंतर्गत 2 ग्राम पंचायत आ जा रही है, मान लेते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों ग्राम पंचायत की अपनी अलग अलग वाटरशेड समिति होगी। यानी आप ये बोल सकते हैं कि हर ग्राम पंचायत में एक वाटरशेड समिति होगी। अगर एक परियोजना क्षेत्र में 3 ग्राम पंचायत भी आ जा रही है तो तीनों की अलग अलग वाटरशेड समिति होगी। यानी निष्कर्ष यही है कि हर ग्राम पंचायत में एक वाटरशेड समिति होगी ही। अगला पॉइंट यहां पर देखें, वाटरशेड समिति का एक अलग कार्यालय होगा। यानी वाटरशेड समिति जो होगी उनका एक अलग से कार्यालय होगा जहां पर मीटिंग होती है। वाटरशेड समिति परियोजना के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने हेतु एक पृथक बैंक खाता खोलेगी। यानी जो वाटरशेड समिति का एक अलग से बैंक अकाउंट होगा जिसमें निधियां आएंगी, किसके लिए, कार्यों को करने के लिए, क्योंकि वाटरशेड समिति में सचिव भी शामिल है, उनको भी वेतन दिया जाएगा और जो प्रशासनिक खर्चे होते हैं वो सब जो है वाटरशेड समिति को दिया जाता है, तो उनके बैंक अकाउंट में ही पैसा आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सचिव वाटरशेड समिति। जैसे कि मैंने बताया था वाटरशेड समिति का सचिव भी होता है, जो जिनका चयन कौन करती है, ग्राम सभा ही करती है। तो वाटरशेड समिति का सचिव ग्राम सभा द्वारा चयन, मैंने आपको पहले बताया, ग्राम सभा अपने बीच में से ही एक व्यक्ति को सचिव बनाएगी वाटरशेड समिति का। वाटरशेड समिति की सहायता करना इसका कार्य होता है, यानी जो सचिव होता है वो वाटरशेड समिति जो भी कार्य करेगी उसमें सहायता देगा और अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा। यानी जो सचिव होगा वो अध्यक्ष के अंतर्गत रहकर काम करेगा, यानी उसके सुपरविजन में काम करेगा। यानी अध्यक्ष उसके काम को समय समय पर देखता रहेगा और ये अपनी रिपोर्ट किसको करेगा, अध्यक्ष को ही करेगा जो वाटरशेड समिति का है। इसके और भी काम है, इसको हम आने वाली क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में इसको हम आगे बढ़ाएंगे और एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि वाटरशेड विकास दल क्या काम करता है, परियोजना मंडल क्या काम करता है, जिला स्तर पर क्या होता है, राज्य स्तर पर क्या होता है, सब एक एक चीज हम कवर करने वाले हैं डिटेल में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।